दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बारे में। सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए क्योंकि 2015 में बीजेपी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को कार्यकर्ताओं की श्रेणी में पीछे छोड़ दिया था। वेल, अगर रफ गेस किया जाए तो 18 करोड़ को भी ये नंबर अब पार कर चुका है। ये नंबर है बीजेपी के रजिस्टर्ड मेंबर्स का। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी में 18 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर जुड़ चुके हैं और इस तरह से बनती है हमारी पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी। बीजेपी की कहानी दो लोगों के साथ शुरू होती है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय। एक बड़े वकील रहे तो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता। दोनों ने जनसंघ की बुनियाद रखी और इसको मजबूती दी। साल था 1951 जब जनसंघ की स्थापना हुई। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस की सहायता से बीजेएस यानी कि भारतीय जनसंघ को शुरू करता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक थे, जिन्हें इंडस्ट्री एंड सप्लाई का मिनिस्टर बनाया गया। जिन्होंने 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद कांग्रेस का दामन छोड़ एक ऐसी पार्टी का गठन किया था जो हिंदू राष्ट्र की भावनाओं को हर भारतीय के अंदर जगाने का काम करती थी। बेसिकली डॉक्टर श्यामा प्रसाद उस समय मुस्लिम विभाजन यानी कि अपोर्शनमेंट को अपोज कर रहे थे। हमें कैसे भी करके इस विभाजन को रोकना होगा। भारतीय जनसंघ का मेन ऑब्जेक्टिव हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना था। इसी मेन ऑब्जेक्टिव के साथ जनसंघ ने स्वतंत्र भारत के पहले पॉलिटिकल इवेंट यानी कि 1952 इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें जनसंघ के खाते में कुल 3 सीट आई। मुबारक हो पंडित जी, हम 3 सीट जीतने में कामयाब हो गए। वो सीट्स कौन कौन सी थी और किस कैंडिडेट ने वो सीट्स जीती थी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जनसंघ अपना आधार, अपनी नींव अभी मजबूत कर ही रहा था कि तभी खबर आती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अकस्मात निधन हो गया है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद अब नहीं रहे, जिसके बाद जनसंघ की बागडोर दीनदयाल उपाध्याय, जो उस समय आरएसएस प्रमुख थे, उनके कंधों पर आ जाती है, जो 1953 से लेकर 1967 तक जनसंघ को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1967 में हुए जनरल इलेक्शन में 35 सीट जीतने का मौका मिल जाता है। जनसंघ अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुका था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में पहली बार अपनी गठबंधन से बनी सरकार बनाई। ये पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में एस्टैब्लिश हुआ था। अब साल था 1968, जहां 2 नए युवा चेहरे जनसंघ में खूब चर्चा बटोर रहे थे। वो 2 युवा अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को ही जनसंघ का प्रमुख बनाया गया। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जिन्होंने उनकी आइडियोलॉजी को जारी रखा। इसी दौरान इन्होंने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा और गौहत्या जैसे प्रमुख मुद्दों को ही अपनी कार्यसूची बनाया। जनसंघ अब अपनी राजनीतिक धरा पर धीरे धीरे खरा उतरना शुरू हो गया था, लेकिन तभी भारत की राजनीति पर एक काला धब्बा लगता है, जो जनसंघ का विलय एक ऐसी जनता पार्टी के रूप में कर देता है जिसकी विचारधारा और कार्यशैली पूर्व में बनी पार्टियों से थोड़ी अलग थी। ये समय था इमरजेंसी का, यानी कि साल 1975। इंदिरा गांधी ने रातों रात भारत के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। जनसंघ के तमाम बड़े राजनेता और संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया गया। यही वो पल था जहां से नए भारत का सूर्योदय होने वाला था। हजारों लोगों ने कुछ बड़े नामों के श्रेय में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोरारजी देसाई ने गुजरात तो जेपी नारायण जैसे नेताओं ने बिहार से कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। लाखों की संख्या में लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया और जब 1977 में इमरजेंसी हटी और जनरल इलेक्शन कराए गए तो जनसंघ ने कांग्रेस को हराने के लिए तमाम दलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंघ ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ओ और भारतीय लोक दल।
जनता पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया और जो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी वो हो गया। कांग्रेस ये चुनाव हार चुकी थी। जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही थी, जिसके मुखिया चुने गए मोरारजी देसाई। जनसंघ का इस चुनाव में प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। उन्होंने कुल में 93 सीटों पर अपना कब्जा किया। इसीलिए लाजमी था कि जनसंघ के बड़े नेताओं को कैबिनेट में बड़ा ओहदा सौंपा जाएगा। होता भी ऐसा ही है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया जाता है। लेकिन जनता पार्टी की ये मिलीजुली सरकार सत्ता में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती, जिसका कारण अंदरूनी कलह बताया जाता है। माना जाता है कि दूसरी पार्टीज जनसंघ के कार्यकर्ताओं की डुअल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग कर रही थी। उनके हिसाब से या तो कार्यकर्ता जनसंघ से एसोसिएटेड हो या फिर आरएसएस से, पर उनकी इस मांग को जनसंघ ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारणवश जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जिसके बाद हुए जनरल इलेक्शन में जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। इस हार का ठेकरा हमेशा से दूसरों पर फोड़ा गया। इसीलिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी एक न्यूली फॉर्म्ड पार्टी थी, जिसकी आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट जनसंघ से प्रेरित थी। लेकिन फिर भी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ये फैसला किया कि हम कांग्रेस और महात्मा गांधी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और जनसंघ की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मिक्स करके एक कॉमन विचारधारा को फॉलो करेंगे। इसी समय सन 1980 में वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का बिगुल छेड़ दिया। बीजेपी जो खुद को अभी इस्टेब्लिश कर ही रही थी, उन्होंने इस मूवमेंट को पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी की ये कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी अभी उनको ज्यादा दूर तक लेकर जाने वाली नहीं थी, क्योंकि साल था 1983। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनी एक सहानुभूति की लहर ने कांग्रेस को 1984 के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। बीजेपी मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब ये समय था एक बार फिर से राजनीतिक आकलन करने का। इसलिए बीजेपी ने अब खुलकर हिंदुत्व विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1989 में हुए जनरल इलेक्शन में 86 सीट्स जीतने का मौका मिला। बीजेपी ने वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब यहाँ से शुरू होता है बीजेपी के एस्टैब्लिशमेंट का सबसे मेन चैप्टर। ये साल है 1990, जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर को सपोर्ट करने के लिए एक भव्य रथ यात्रा को निकालने का आह्वान किया। ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक निकलनी थी। हर किसी ने इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रथ यात्रा शुरुआत थी एक अलग केसरिया युग की। ये प्रतिबिंब था हिंदुत्व का, यानी हिंदू शक्ति का। लेकिन इससे पहले आडवाणी जी अयोध्या पहुंचते, उन्हें समस्तीपुर बिहार से अरेस्ट करने के ऑर्डर लालू प्रसाद यादव ने रिलीज कर दिए थे। पर फिर भी लाखों कार सेवकों की भीड़ अयोध्या पहुंचना शुरू हो गई थी, जिन्हें रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। परिणाम स्वरूप कार सेवक और पैरामिलिट्री के बीच हालात बिगड़ने लगे, जिस वजह से न जाने कितने कार सेवकों की जान चली गई। ये साल था अब 1991, जब बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वीपी सिंह अयोध्या मूवमेंट के अगेंस्ट होते जा रहे थे। परिणाम स्वरूप 91 में फिर से इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसमें जनता दल को करारी हार का मुंह देखना पड़ता है। इस इलेक्शन में बीजेपी 120 सीट्स जीतने में कामयाब हो जाती है। और सिर्फ देश में ही नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी पूरी तरह पलट कर रख देती है। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होना बाकी था। 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी जी और अशोक सिंघल के बुलाने पर लाखों कार सेवक एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की ओर निकल पड़ते हैं। ये उग्र कार सेवकों की भीड़ बाबरी मस्जिद के इस विवादित ढांचे को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से भारत के अलग अलग हिस्सों में दंगे होने लगे। वीएचपी को बैन कर दिया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे बड़े नेताओं के खिलाफ भीड़ को उकसाने का इल्जाम लगा। भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री भी चुने गए, लेकिन सिर्फ अपने एक ही कार्यकाल को वो पूरा सर्व कर पाए, जिसमें उनके किए कामों को काफी सराहा गया।
लेकिन अगली बार हुए जनरल इलेक्शन में उन्हें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद कांग्रेस ने लगातार 10 सालों तक बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा। सबको यही लगने लगा था कि कांग्रेस ने कमबैक कर लिया है, लेकिन 2014 में आई एक आंधी ने इस बार कांग्रेस को भी सोचने पर और अपनी विचारधारा को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस आंधी का नाम था नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ हर रैली और इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने 1990 में हुई रथ यात्रा और भारत एकता रैली में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी बीजेपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं, जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक भारत की छवि दुनिया के सामने बदल कर रख दी है। अब ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स पर हम बात कभी और करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल बीजेपी के इवोल्यूशन की बात की जाए तो भले ही समय लगा, लेकिन इन 40 सालों में बीजेपी एक मजबूत और पावरफुल संगठन के रूप में उभरा है, जिसे टक्कर देना अब किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहा। वजह इसकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वजह मेरे नजरिए से तो बीजेपी लीडर्स का सब्र है, जिन्होंने अपने इस पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर अब ज्यादातर राज्यों में भी अपनी पकड़ बना चुकी है, जिसका श्रेय नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को जाता है। लेकिन क्या ये जोड़ी अपनी पिछली परफॉर्मेंस को 2024 में भी रिपीट कर पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद।